ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि अचानक एक दिन दूसरी दुनिया में समन हो जाता है, जहाँ पे सभी लोगों को काफी खतरनाक पावर मिलती है। किसी को एस रैंक, किसी को ए रैंक, लेकिन इस बेचारे को मिलता है ई रैंक। और जिस गॉडेस ने इन्हें यहाँ पे समन किया होता है वो इससे गुस्सा होकर इसे मरने के लिए दूसरे डायमेंशन में फेंक देती है, लेकिन ये उन सभी से बदला लेता है, उन सभी को डिस्ट्रॉय करके। एक बच्चे को उसके डैड ये कहते हुए पीट रहे होते हैं, तुम मेरी आंखों में बहुत चुभते हो। वहीं उसकी मॉम आराम से टीवी देख रही होती है और ये बच्चा रोते रोते ये कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। और ये पास्ट ताउका नाम के लड़के का है, जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो कि एक बस में बैठा था और अपने क्लासमेट्स के साथ एक फील्ड ट्रिप पर जा रहा था। और तभी एक घमंडी लड़का अयाका नाम की लड़की को काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। और ये सब बातें बस में बैठे हुए सभी लोग भी नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहते। और ताउका भी बैठा हुआ सोच रहा होता है, क्या मुझे इसे कुछ कहना चाहिए या नहीं, कहीं मुझे ही परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन ताउका यहाँ पर अब परेशान होकर उस घमंडे लड़के को बोलता है कि ये सब बंद करो। और वहीं वो घमंडी लड़का बोलता है, ओह अच्छा, तो तू सिखाएगा अब मुझे। जिसके बाद वो घमंडी लड़का उसी का मजाक बनाने लगता है, क्योंकि ताउका एक लो लेवल स्टूडेंट जो था, अब ये सब देखकर पीछे बैठा एक क्लास का टॉपर उस घमंडी लड़के को ये सब करने से मना करता है। पहले तो वो घमंडी लड़का उसकी बात मानने से मना कर देता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो अयाको को उसकी बुक वापस कर देता है और उससे माफी मांगकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। लेकिन सीट पर बैठने के बाद भी ये बदमाश लड़का कहाँ सुधरने वाला था। वो बैठते ही सामने वाले लड़के को लात मारकर परेशान करने लगता है। और ये सब देखकर उनके क्लास टीचर खड़े होकर सबको शांत रहने के लिए कहते हैं, अबे यार ये इतनी देर से बस में ही था तो तब से चुप क्यों नहीं करा रहा था। पर खैर तभी हम देखते हैं कि बस में एक स्पेल होता है, जिसके बाद ये सभी लोग एक बड़े से किले के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर विशियस नाम की एक गॉडेस उन सभी का स्वागत करती है और ये कहती है कि उनका दूसरी दुनिया में स्वागत है। आगे वे उन सभी को बताती है कि ग्रेट डीमन एम्पायर से लड़ने के लिए हमने तुम लोगों को यहाँ पर समन किया है। करीब 2000 साल पहले दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज ने डीमन एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन हाल ही में डीमन एम्पायर फिर से खड़ा हो रहा है और उससे लड़ने के लिए हमने तुम हीरोज को दूसरी दुनिया से यहाँ पर समन किया है। वहीं ये सब सुनकर और एकदम से अजीब सी दुनिया में आकर स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहे हैं या फिर उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तभी वो टीचर भाई साहब भी कहते हैं, नहीं मैं तुम्हारा टीचर भी यहीं पर हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे पास और कोई ऑप्शन है, इसलिए हमें गॉडेस की बात एक बार जरूर से सुननी चाहिए। और टीचर को देखकर ऐसा लग रहा था कि गॉडेस बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए भाई उसकी ठरक यहाँ पर बाहर आ रही थी। और इधर ताउका अपना दिमाग चलाते हुए ये सोचता है, ये पूरी जगह तो पत्थर से बनी हुई है, एंशिएंट सोल्जर्स भी खड़े हुए हैं और एक गॉडेस जिसकी आंखें गोल्डन कलर की हैं, ये कोई सपना नहीं हो सकता, हम लोग शायद सच में कोई दूसरी दुनिया में आ गए हैं। आगे टॉपर गॉडेस से पूछता है, अच्छा तो तुम हम लोगों की पावर का यूज करके डीमन एम्पायर को हराना चाहती हो, लेकिन अगर हम ऐसा करने से मना करें तो। और ये सुनकर गॉडेस कहती है, अगर तुम लोग वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा साथ जरूर से देना होगा, क्योंकि वापस जाने के रिचुअल में जो एसेंस की जरूरत पड़ेगी वो तुम लोग सिर्फ 2 तरीके से हासिल कर सकते हो। पहला, तुम्हें डीमन किंग का दिल चुराना होगा, और दूसरा, जब डीमन किंग मरने वाला होगा तब वो एसेंस उसके पहने हुए नेकलेस के अंदर आ जाएगा। जिसे सुनकर वो घमंडी लड़का ये कहता है, अबे क्या बकवास कर रही है तू, इन सभी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें चुपचाप यहाँ से जाने दो। पर गॉडेस उन सभी के सामने झुककर उन लोगों को उनकी मदद करने के लिए कहती है। तभी अयाका गॉडेस से पूछता है, लेकिन हीरोज का टाइटल लेने के लिए हमारे पास कोई भी पावर नहीं है। जिस पर गॉडेस कहती है, तुम लोगों के पास पहले कोई पावर्स नहीं थी, लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद तुम्हारे पास अब अनगिनत पावर आ चुकी है। और इतना कहते ही वह अपनी पावर का नमूना दिखाने के लिए एक मॉन्स्टर और एक लाचार इंसान को वहाँ पर बुलाती है, जिसके तुरंत बाद वहाँ पर वह मॉन्स्टर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और ये देखकर सभी स्टूडेंट की फटके 4 हो जाती है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर इन सभी स्टूडेंट पे भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले गॉडेस फायरबॉल स्पेल का यूज करके उस मॉन्स्टर को वहीं पर जलाकर राख कर देती है। और ये सब देखकर स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ गया था कि अब वो दूसरी दुनिया में आ चुके हैं और उनके पास गॉडेस का साथ देने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद गॉडेस एक क्रिस्टल बॉल वहाँ पर लेकर आती है, जो कि सभी स्टूडेंट की पावर को मेजर करने का काम करता है। और फिर सभी स्टूडेंट अपना अपना हाथ उस क्रिस्टल बॉल पर रखते हैं और उन सभी के पास कोई न कोई यूनिक पावर होती है। यहाँ तक कि उस घमंडी लड़के के पास भी फायर बॉल की पावर होती है भाई, और वो क्लास A का मैजिशियन है। और वहीं हम देखते हैं कि उस टॉपर
की पावर तो भाई इतनी होती है कि वो क्रिस्टल बॉल ही टूट जाता है। और वो गॉडेस बताती है, अरे वाह तुम तो एक एस क्लास के मैजिशियन हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि अयाका का मैजिक भी एस क्लास का होता है। और फिर ऐसे ही करते करते ताउका की भी बारी आ जाती है और जैसे वो क्रिस्टल पे हाथ रखता है वो पर्पल कलर का ग्लो करने लगता है और उसकी जो लाइट की कैपेसिटी थी वो भी बहुत कम थी। और इसका मतलब तो यही निकलता है कि बाकी स्टूडेंट के मुकाबले उसकी मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा कम है। और ये देखकर तो गॉडेस भी उसे इग्नोर करने लगती है। जिसके बाद गॉडेस सभी स्टूडेंट को अपना स्टेटस चेक करने के लिए कहती है, जो कि अपने ताउका भाई के लिए तो बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन हाँ उसके पास एक यूनिक स्किल थी जिसका नाम एलिमेंट्स था। जिसके बाद गॉडेस एक यूनिक रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए ताउका को उसके सामने बुलाती है और फिर वो कहती है कि तुम एक ई क्लास के मैजिशियन हो और पास्ट में ऐसा कई बार देखा गया है। ई क्लास के जो भी सबसे वीक मैजिशियन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैजिशियन पे बोझ बनते हैं और इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ई क्लास के मैजिशियन को एक जगह पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। अगर वो वहाँ पर सरवाइव कर पाया तो वो इस वर्ल्ड में फ्री होकर जी सकता है। और जो सुनकर तो ताउका के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उसे अच्छी तरीके से समझ आ चुका था कि वो जगह तो पूरी तरीके से खतरों से भरी होगी। इसलिए वो तुरंत ही कहता है, गॉडेस रुकिए, मेरे पास एक एलिमेंट नाम की यूनिक स्किल है जिससे मैं किसी को भी पैरालाइज या फिर पॉइजन दे सकता हूँ। जिस पर गॉडेस कहती है कि सुनो ताउका, इस वर्ल्ड में एलिमेंट स्पेल सबसे वीक स्पेल माना जाता है, इससे तो तुम एक लो लेवल के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकते। जिससे सुनकर ताउका कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उससे पहले क्लास का टॉपर कहता है, अरे यार जल्दी करो, हम सब थक चुके हैं और हमें जाकर आराम करना है। अरे भाई कैसे लोग हैं, अपनी अपनी पावर लेकर निकल रहे हैं और जो वीक है भाई उसे खतरों में भेज रहे हैं। वाह। अब ये सब देखकर ताउका पूरी तरीके से टूट जाता है और वो सोचता है अब तो मैं मरने वाला हूँ। तभी याओसू नाम का लड़का उसके पास में आता है जिसे स्कूल के दौरान कई बार ताउका ने बुली होने से बचाया था। यासू उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि सर कह के बुलाना चाहिए क्योंकि मैं एक ए क्लास का मैजिशियन हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये तो भाई गद्दारी कर बे मूवमेंट हो गया। और तभी गॉडेस एक लेदर का बैग नीचे फेंकती है और ये कहती है कि सभी हीरोज को एक ऐसे यूनिक स्किल बैग दिया जाता है। और वो इतना बोल ही रही थी तभी अयाका बीच में पढ़कर ये कहती है कि ये सब तो गलत है, वो हमारा क्लासमेट है और उसे अभी के अभी छोड़ दो। और ये सुनकर गॉडेस एकदम बिजली की तेजी से उसकी तरफ बढ़कर उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो गॉडेस रिचुअल स्टार्ट करने ही वाली होती है, लेकिन तभी ताउका उसके ऊपर पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करता है। पर इससे गॉडेस पे कोई भी असर नहीं होता क्योंकि उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बबल बना हुआ था जो कि स्पेशली एलिमेंट जैसे स्पेल को रोकने में माहिर होता है। और तभी टॉपर भी अपने मैजिक का एक नमूना दिखाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और यहाँ तक कि गॉडेस भी हैरान हो जाती है। वहीं सारे के सारे स्टूडेंट ताउका को मरने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और ये सुनकर ताउका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसकी आंखों से गुस्से के आंसू बह रहे थे। तो फिर उसके फ्लैशबैक में छोटे ताउका का नेगेटिव सेल्फ उसके सामने आकर कहता है, तो तुमने देख लिया कि ये दुनिया कितनी ज्यादा जालिम है, तुम्हें इन लोगों के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए, उन्हें अपना ट्रू सेल्फ दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और ये सुनकर तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है अब ताउका भाई अपनी असली पावर दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन टेलीपोर्ट होने से पहले वो इन सभी लोगों से ये जरूर कहता है, अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो तुम सब लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और बस इतना कहते ही वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और अगले सीन में ताउका को एक अंधेरी गुफा में दिखाते हैं और जैसे तैसे करके वो अपने यूनिक स्पेल वाले बैग को ग्लो करके आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ने पर उसे कई सारी हड्डियां मिलती हैं जिससे उसे ये पता लग जाता है कि इससे पहले भी यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं और वो लोग यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाए। लेकिन तभी अचानक उसके सामने 2 पैर वाला एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ताउका जैसे तैसे करके उससे बचकर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो सोचता है उसकी पावर्स और उसके लेवल उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अलग है, मैं इस मॉन्स्टर से नहीं बच पाऊंगा। और भागते भागते ताउका नीचे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर किसी ब्रेट आत्मा की तरह अपना सिर पीछे से आगे लाता है, जिसे देखकर ताउका की यहाँ पे फटके 4 हो जाती है। और उसके पास ना तो कोई वेपन है और ना ही कोई स्किल है, उसका तो मरना तय है। लेकिन मरने से पहले वो एक बार ट्राई करना चाहता था, जिसके बाद वो अपने यूनिक स्किल एलिमेंट का यूज करने का डिसाइड करता है। और आगे जैसे ही वो पैरालाइज वर्ड बोलता है वो मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है और ये देखकर वो वहाँ से तुरंत भागने लगता है। और वो ये सोचता है गॉडेस ने तो कहा था कि ये स्पेल लो लेवल मॉन्स्टर तक पे काम नहीं करता, तो ये यहाँ पर कैसे काम किया, ये जरूर कोई मिरेकल होगा। मैं लकी हूँ कि मैं वहाँ से भागकर निकल पाया। और आगे जब वो ये सोचकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है तभी उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है और
वो मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर ताउका की फिर से फटने लगती है। अरे भाई साहब कितनी फाड़ोगे उसकी यार, किसने स्क्रिप्ट लिखी है ये। और इस बार वो फिर से पैरालाइज स्पेल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और भाई साहब इस बार भी ये यहाँ पर काम कर जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर पैरालाइज हो जाता है। और ये देखकर ताउका को समझ आ जाता है ये कोई मिरेकल विरेकल नहीं है, ये सच में उसका जो मैजिक है यहाँ पर काम कर रहा है। जिसके बाद तो वो उसी मॉन्स्टर पे पॉइजन नाम के स्पेल का यूज करता है, जिसके कारण होता ये है कि वो मॉन्स्टर वहीं पर तड़प तड़प के खत्म हो जाता है। और ये देखकर ताउका अब चैन की सांस लेता है और यहाँ पर ये सांस ले ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वही वाला मॉन्स्टर वापस आ जाता है और उसे देखते ही ताउका को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि कैसे उसके स्टेप फादर उसे बेरहमी से पीटा करते थे और कैसे गोडेस ने उसकी बेइज्जती करी थी। और ये सब याद करते हुए वो उस मॉन्स्टर को खत्म करने का डिसाइड करता है, लेकिन अब उसकी एमपी पावर सिर्फ एक ही बची थी और तभी वो पहला वाला मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देता है और ताउका यहाँ पर अपनी पैरालाइज स्पेल पावर से उस पे अटैक करता है, लेकिन ये यहाँ पर काम नहीं करता और उसकी एआई यहाँ पर उसको बताती है कि एक मॉन्स्टर पे सिर्फ एक बार एक ही स्किल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि उसके पास स्लीप नाम की एक और स्पेल है जिसको वो उस मॉन्स्टर पे यूज करता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर सो जाता है। लेकिन अब उसकी एमपी पावर यहाँ पर बिल्कुल 0 हो चुकी थी। अब इससे पहले वे इस बारे में कुछ सोच पाता वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर पहले तो भाई उसकी फटके 4 होती थी, लेकिन अब तो इतने सारे मॉन्स्टर है, अब तो भाई पता नहीं कितनी हो जाएगी। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी एमपी पावर बिल्कुल 0 हो जाती है और उसे बेहोश होने से पहले इन सभी मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। और इतना कहते ही वो उन सभी मॉन्स्टर पे पैरालाइज वाले स्पेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से भी और बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं, जो देखकर ताउका उन्हें भी पैरालाइज करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसकी एमपी पावर बिल्कुल 0 हो चुकी थी तो वो बस यहाँ पर बेहोश होने ही वाला होता है। वो क्रिएचर्स धीरे धीरे उसके पास आते जा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस क्रिएचर पे उसने सबसे पहले पॉइजन स्पेल का यूज किया था वो क्रिएचर वहीं पर ढेर हो जाता है और उसकी वजह से ताउका का लेवल एकदम से अप हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एमपी पावर भी बढ़ जाती है। और अब बढ़ी हुई एमपी पावर का यूज करके उसके सामने आने वाले सभी क्रिएचर को पैरालाइज करने के लिए लग जाता है और एक पॉइंट पर तो आके वो पूरी की पूरी क्रिएचर की टीम को ही पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद वो मन में कहता है अब तो सब बढ़िया काम कर रहा है, शायद उस गोडेस पर ही मेरी यूनिक स्किल काम नहीं कर रही थी। अगर अब ऐसे ही चलता रहा तो 100% मैं इस जगह से जिंदा निकल जाऊंगा। इतना बोलने के बाद ही वो पॉइजन स्पेल का यूज करके सभी क्रिएचर को खत्म कर देता है। और जब वो अपने स्टैट्स को ओपन करके देखता है तो उसकी एमपी पावर 8000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। साथ ही वो हर एक क्रिएचर को मार के लेवल अप भी करता जा रहा था, यानी कि उसकी पावर उन क्रिएचर को मारने से बढ़ रही थी। और अब उसकी इतनी खतरनाक पावर देखकर बाकी के क्रिएचर्स भी वहाँ से धूम दबा के भाग जाते हैं। जिसके बाद ताउका उससे पहले यहाँ पर आए हुए इंसानी कंकालों के कपड़े लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब उसे काफी तेजी से भूख लगने लगती है क्योंकि उसने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया। और जब उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता तो वो वापस जाकर क्रिएचर की आंख निकालकर खाने लगता है, लेकिन भाई उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अबे ऐसे कौन खाता है यार, क्योंकि उसके अंदर एसिड भरा हुआ था। और तभी उसकी नजर उस पोटली पर जाती है जो कि उसे गॉडेस ने दी थी और वो देखता है कि उस पर लगे हुए पत्थर का कलर चेंज होने लगता है, जिसे देखकर वो तुरंत उस पत्थर में मैजिक डालने लगता है। जिससे होता ये है कि उस पोटली के अंदर से रियल वर्ल्ड के कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स बाहर निकलने लगते हैं और जिन्हें देखते ही वो तुरंत उन्हें खाने लग जाता है। जिसके बाद वो आगे और भी कई सारे मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है और करते करते साथ में लेवल अप भी करता रहता है। और तभी वहीं उसके फ्लैशबैक में छोटे ताउका को दिखाते हैं जो कि अपने स्टेप फादर से बुरी तरीके से पिटने के बाद उन्हें मारने की बात करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजा खुलता है और वो देखता है उसकी आंटी और अंकल एकदम प्यार से उसे लेने के लिए आए होते हैं। और तभी से उसकी लाइफ जो कि पहले कुटाई खाने वाली थी काफी ज्यादा बेकार थी, वो जाकर अब थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद प्रेजेंट में जिन लोगों को गॉडेस ने यहाँ पर भेज दिया था उनके कंकालों को ताउका श्रद्धांजलि देकर यहाँ से बाहर का रास्ता ढूंढने लगता है। और थोड़ी आगे जाने के बाद उसे एक आई वाला मॉन्स्टर दिखता है और जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है उससे पहले ही ताउका उस पे अपना पॉइजन और पैरालाइज मैजिक एक साथ कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की आंख वहीं पर बंद हो जाती है, यानी कि वो वहाँ पर मर जाता है। और आगे ताउका रास्ता ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे 2 लोगों के कंकाल दिखते हैं और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया हो। और उनके साइड में ही उसे एक बैग मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे जेम्स होते हैं, जिसे वो अपने पास रख लेता है यह कहकर कि शायद वो उसके बाहर जाने के काम आएंगे। और वो आगे रूम नंबर 25 में जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी का कंकाल मिलता है और वहाँ पर उसे एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें लिखी हुई लैंग्वेज उसे साफ साफ समझ आ रही थी और उसमें लिखा हुआ था मेरा नाम एंजेलिन है, जो कि असल में एक डार्क हीरो होता है।
जो पढ़ के ताओका को अपने क्लासमेट की याद आ जाती है, क्योंकि उसे भी डार्क पावर मिली होती है। और आगे चिट्ठी में लिखा होता है कि उसे गॉडसे ने जानबूझकर यहाँ पर भेजा है, क्योंकि मैं उनके कुछ ज्यादा काम का नहीं था। अगर ये चिट्ठी पढ़ने वाला यहाँ से जिंदा निकल जाता है तो मैं उसको कुछ देना चाहता हूँ, जो कि मैं काफी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूँ। और अब ये सब पढ़कर ताओका को गॉडसे पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो बाहर निकलकर सबसे पहले उसे ही मजा चखाने का डिसाइड करता है। और वहीं एंजेलिन अपनी चिट्ठी में फॉरबिडन आर्ट की बुक के बारे में बता रहा था। उसके अंदर काफी सारी मैजिकल रेसिपीज होती हैं, जो कि आगे चलकर ताओका के जरूर काम आ सकती है। साथ में उसे एक इनक्रिप्टेड चिट्ठी भी मिलती है, जिसे वो रीड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है, शायद बाद में वो डिक्रिप्ट हो जाए। जिसके बाद वो अपने कपड़ों को एंजेलिन के कपड़ों से बदल लेता है और फिर आगे ताओका उस बुक को ओपन करता है तो उसके एक पेज पर खून से लिखा होता है कि सोल ईटर से बच के रहना, जो कि असल में एक बड़ा सा सर होता है। जिसके बाद ताओका और भी आगे जाता है और इस दौरान कॉरिडोर में उसे और भी लोगों के कंकाल मिलते हैं, जिसे वो प्रणाम करके दीवार से लगकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और एक जगह पर अचानक से रुककर जब वो आगे देखता है तो उसके सामने एक दरवाजा दिखाई देता है और वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर कोई भी क्रिस्टल नहीं लगा हुआ है, जो देखकर ताओका समझ जाता है कि बिना क्रिस्टल के ये दरवाजा ओपन नहीं होगा और शायद वही दरवाजा है जो कि उसे इस जगह से बाहर लेकर जाएगा। लेकिन जब एक डार्क हीरो ही उस सोल ईटर को हरा नहीं पाया तो अपना बेचारा ताओका उसे कैसे हराएगा। लेकिन फिर ताओका अपना स्टैट ओपन करके देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी एमपी पावर अब 40,000 से भी ऊपर हो चुकी थी। और ये सब हुआ था सिर्फ उन छोटे मोटे क्रीचर्स को खत्म करने की वजह से। और अपनी इतनी खतरनाक स्टैट देखकर उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपनी यूनिक स्किल का इस्तेमाल करके उस सोल ईटर को भी खत्म करके रहेगा। आगे फिर वो उस दीवार के पार जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक सर दिखाई देता है, जिसके माथे पर एक क्रिस्टल लगा होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है जब वो ये क्रिस्टल उस दरवाजे पर लगाएगा तभी वो दरवाजा खुलेगा। और तभी वो तुरंत सोल ईटर पे अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे पहले सोल ईटर उस पे बीम से अटैक कर देती है। और इससे ताओका को समझ आ जाता है कि ये सोल ईटर बिना देखे ही सिर्फ उसके अटैक करने की इंटेंशन को ही महसूस करके उस पे अटैक कर रही है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सोल ईटर पर कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा। और अब वो इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि वो उसकी नजर में आए बिना कैसे उस पर अटैक करेगा। तभी आसपास की दीवारें टूटने लगती हैं और जो सोल ईटर का सर पहले एक जगह पर था वो धीरे धीरे करके ताओका की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम अयाको को भी देखते हैं, वो एक पत्थर के दरवाजे के पास आकर सोचती है शायद ये उसी जगह पर जाने का दरवाजा होगा जहाँ पर ताओका को भेजा गया है, तो इसलिए वो उसकी तरफ भागने लगती है। और वहीं इस तरफ ये सोल ईटर तो धीरे धीरे ताओका की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वो अपने मुंह से किसी तरह का लिक्विड बाहर निकालती है, जो कि उन लोगों का रूप ले लेता है जिनकी सोल उसने खाई होती है। और ये देखकर ताओका को समझ आ जाता है कि वो चेहरे उनके मरने से पहले वाले एक्सप्रेशन को जाहिर करते हैं, जो कि सिंपल सी बात है, काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। जिसके बाद वो ताओका पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये सब देखकर सोल ईटर हंसने लगती है। और फिर तुरंत बाद वो साइड वाली दीवार तोड़कर बाहर निकलती है और जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वो अपनी आंखें भी खोल लेती है। और वहीं इधर वो क्ले जैसी चीज ताओका पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो उन्हें पैरालाइज कर देता है। और फिर वो पॉइजन स्पेल का यूज करके उन्हें खत्म करने के बारे में भी सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वो खुद एक इंसान है और उसके सामने जो क्ले बने हुए हैं वो भी एक इंसान की आत्मा है। इसलिए एक इंसान होने के नाते दूसरी इंसान की आत्मा को खत्म करने की हिम्मत उसमें नहीं होती। और वहीं इस कंफ्यूजन को देखकर सोल ईटर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और फिर वो थोड़ी देर बाद और भी कई सारी क्ले की मूर्तियों को बनाती है, जो कि धीरे धीरे करके ताओका की तरफ बढ़ रही थी। और यहाँ पर ताओका उन लोगों पर अटैक नहीं कर सकता था, इसलिए वो उन लोगों को उनकी इंसानियत याद दिलाने की कोशिश करता है। और वहीं ये सब नादानियाँ देखकर सोल ईटर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो खूब हंस रही थी। ताओका सोल ईटर के मुंह से निकल रही आत्मा को साफ साफ देख पा रहा था और वह समझ गया था कि उसे खतरे में देखकर सोल ईटर को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। तभी ढेर सारी मूर्तियाँ उस पर अटैक करने लगती हैं और वो रोते हुए उन सभी लोगों को रुकने के लिए कहता है और चिल्ला चिल्ला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुला रहा था। तो वहीं ये सब देखकर सोल ईटर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो जोर जोर से मजे लेकर हंस रही थी। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि इस पूरे टाइम तक ताओका ने अपने एक हाथ को ऊपर ही करके रखा हुआ था, इसलिए फिर वो तुरंत ही अपने हाथ को सोल ईटर की तरफ कर पैरालाइज वर्ड बोलता है, जिसके साथ ही वो मजे ले रही सोल ईटर पैरालाइज हो जाती है। और आगे हमें ताओका बताता है कि अभी तक जो भी हुआ असल में ये उसका एक नाटक था, ताकि ऐसे ही एक हाथ ऊपर रखते हुए वो मौका मिलते ही सोल ईटर को पैरालाइज कर देगा। अरे वाह भाई, मुझे तो लगा था कि ये भाई बच नहीं पाएगा, लेकिन इसने तो काफी मस्त दिमाग लगाया है। और इसके साथ ही वो लेवल 2 से लेवल 3 पर पहुंच जाता है, जिसके तुरंत बाद ही फिर वो पॉइजन स्पेल
का यूज करता है, जिससे सोल ईटर नीचे गिर जाती है और जितनी भी उसने मूर्तियाँ बनाई होती हैं सारी ही पिघल जाती हैं। और फिर ताउका उसके पास जाकर कहता है, तो कैसा लग रहा है बेटा अब तुम्हें? एक इंसान को तो यहाँ पर सजा देने के लिए भेजा था, लेकिन उसी ने तुम्हें ही खत्म कर डाला। तो क्यों मानते हो ना, इंसान तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद सोल ईटर यहीं पर खत्म हो जाती है और उसने अभी तक जितनी भी आत्माओं को खाया होता है वो सारी ही फ्री हो जाती हैं और बाहर निकलकर ताउका के सामने आकर उसे थैंक्स कहती हैं। और साथ ही यहाँ पर एंजेलिन ताउका से कहता है कि तुम्हें उस घोड़े से भी बदला लेना होगा, जिसके साथ ही ये सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं। और फिर ताउका सोल ईटर के माथे पर से वो क्रिस्टल निकालकर दरवाजे पर लगा देता है, जिससे वो दरवाजा यहाँ पर खुल जाता है। और फिर ताउका सभी आत्माओं को थैंक्स बोलकर यहाँ से बाहर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ताउका के सभी क्लासमेट एक जंगल में मॉन्स्टर का शिकार कर रहे होते हैं और उसमें क्लास का टॉपर भी होता है, जिसका लेवल अब बढ़कर 18 हो चुका था और ये तो ताउका से भी काफी गुना ज्यादा था। दूसरी तरफ हम डरी हुई सैमी कोताबा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके पास असागी नाम की एक लड़की आकर ये कहती है कि सारे स्टूडेंट तो जंगल में प्रैक्टिस करके लेवल अप कर रहे हैं, लेकिन शायद ये सब तुम्हारे से नहीं होगा। खैर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं क्लास बी की हूँ और तुम्हारी जैसी डी क्लास की यहाँ पर ज्यादा देर नहीं टिक सकती, इसलिए तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लो। इतना कहते ही वो अपने साथियों को आवाज लगाती है, जिन्होंने एक छोटे से मॉन्स्टर को बंदी बना रखा होता है। अब क्योंकि यहाँ पर असागी को ये पता चलता है कि कोताबा ने गॉडेस का दिया हुआ टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए वो उसे आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए कहती है, ताकि गॉडेस उसे ताउका जैसी जगह पर ना भेजे। और वहीं ये सब सुनकर कोताबा पहले उस मॉन्स्टर को मारने से मना करती है, लेकिन फोर्स करने के बाद वो तुरंत उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और इससे वो अब इस ग्रुप में ज्वाइन कर लेती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो खुश नहीं होती। वो तो ताउका का नाम लेकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसने तो किसी की जान ली थी और उसे याद आ रहा था किस तरह ताउका ने एक बार अबेंडेंड बिल्ली को रास्ते से बचाया था। और वहीं अगले सीन में दूसरी तरफ आयाका जब सोकर उठती है तो उसे अपने पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है। तब उसे याद आता है कि कैसे गॉडेस ने उसे जोरदार मुक्का मारा था, इसलिए वो गॉडेस से बात करने के लिए डायरेक्ट वहाँ पर चली जाती है। लेकिन गॉडेस तो यहाँ पर बेचारी बनने का नाटक करती है कि मुझे ताउका के लिए सच में काफी बुरा लग रहा है, लेकिन ये रिचुअल तो हमारे किंगडम के लिए एक पॉलिसी है जिसे हम नकार नहीं सकते। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें ये पता चल जाता है कि आयाका पिछले 2-3 दिनों से सो रही है और इस दौरान उसके सारे क्लासमेट जंगल में जाकर मॉन्स्टर को खत्म करके अपना लेवल अप करने में लगे हुए हैं और जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और वहीं ये सब सुनकर आयाका गॉडेस को साफ साफ बता देती है कि आपका ये तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसे सुनकर गॉडेस हंसने लगती है और उसके पास आकर कहती है, अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरी ड्यूटी है कि जो लोग भी वीक हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई करना। जिस पर आयाका कहती है, एक एस क्लास का हीरो होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी करूंगी, लेकिन तुम उन स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करोगी जो तुम्हारे टेस्ट में पास नहीं हो पाते, क्योंकि उनके ऊपर का एक्स्ट्रा काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो सुनकर गॉडेस इस चीज के लिए मान जाती है और वो दोनों हैंडशेक करने लगते हैं और अपनी डील को क्लोज करते हैं। और हैंडशेक करने के दौरान आयाका को कुछ महसूस होता है और उस रूम के बाहर आने पर वह कहती है कि गॉडेस के हाथ कुछ ज्यादा ही ठंडे थे। वहीं दूसरी तरफ हम फॉरेस्ट में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके पीछे होली वॉचर्स पड़े हुए थे। वहीं भागते भागते कुछ पेड़ की टहनियाँ टूट जाती हैं और उन्हीं टूटी टहनियों को ट्रैक करते हुए होली वॉचर्स उसका पीछा कर रहे थे। और इस चीज के बारे में लड़की को कुछ भी पता नहीं था, वो तो बस अंधाधुंध भागे जा रही थी। लेकिन ये लड़की कौन है ये तो हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम होली वॉचर्स को देखते हैं जो कि उस लड़की के बारे में अनाप शनाप काफी बुरी बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा ताउका फाइनली उस खतरनाक जगह से बाहर आ गया था और वो बाहर आते ही सबसे पहले अपना स्टैट चेक करता है, जिसमें हम देख पाते हैं उसकी एमपी पावर लगभग 60,000 तक पहुंचने वाली थी। साथ में उसका पैरालाइज और पॉइजन वाला स्पेल भी लेवल 3 तक पहुंच चुके थे, यानी कि अब स्पेल के एक छोटे छोटे पार्ट को भी वो अपनी इच्छा के अनुसार मैनिपुलेट कर सकता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए आगे जाता है ताकि वो अपनी बढ़ती हुई पावर का इस्तेमाल करके देख सके। तो तभी उसे झाड़ियों में आवाज आती है और वहाँ चेक करने पर उसको पता चलता है वहाँ पर कुछ बड़े स्लाइम एक छोटे से नन्हे स्लाइम को बुली कर रहे थे, जिसे पहले तो ये छोटा स्लाइम सहन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है तो वो उन सभी को नीचे गिरा देता है। और फिर ये सब देखकर ताउका बीच में आकर उन सभी बड़े स्लाइम को पॉइजन कर देता है और फिर वो स्पेल की सेटिंग में जाकर पॉइजन और पैरालाइज स्पेल को डिसमिस भी कर देता है, यानी कि अब वो अपने स्पेल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और वहीं ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सारे बड़े स्लाइम दुम दबाकर भाग जाते हैं। वहीं छोटा स्लाइम भी उसे देखकर डर रहा होता है, लेकिन ताउका उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाने वाला। जो देखकर और सुनकर उस नन्हे से स्लाइम की जान में जान आती है। जिसके बाद ताउका यहाँ से आगे जाने लगता है,
लेकिन हम देखते हैं कि वो नन्हा स्लाइम अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है और फिर ना चाहते हुए भी ताउका उस नन्हे स्लाइम को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये लड़की एकदम बुरी तरीके से थक कर एक जगह पर रुक जाती है, लेकिन अभी भी उसे होली वॉचर्स की प्रेजेंस फील हो रही थी, यानी कि वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। और वहीं ताउका एक जगह पर बैठ के फॉरबिडन आर्ट वाली बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें स्लाइम को इनहेंस करने का तरीका भी लिखा हुआ होता है। आगे वो उस छोटे से स्लाइम को कहता है कि वह बदला लेने के लिए निकला हुआ है। अगर तुम्हें डर लग रहा है और अभी भी मेरे साथ नहीं आना तो ये तुम्हारा आखिरी चांस है। लेकिन स्लाइम तो रेड कलर का हो जाता है, यानी कि वो उसके साथ ही रहना चाहता है, जो देखकर ताउका थोड़ा सा हंसता है और उसका नाम पिगी मारू रख देता है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं इस बुक के सहारे मैजिक्स को यूज करके उस गॉडेस को खत्म करके रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ ये लड़की अभी भी उन होली वाचर से भाग रही होती है, लेकिन अब वो इसके काफी ज्यादा करीब आ गए थे, तो इसलिए वो लड़की एक जगह पर रुककर अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और वो उनसे लड़ने का डिसाइड करती है। और इस कारण उसके हाथ, पैर और माथे पर मेटल का कवच भी आ जाता है, जिसके बाद वो होली वाचर से लड़ने के लिए तैयार होती है। तो वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जंगल से जाते हुए ताउका को होली वाचर्स घेर लेते हैं और यहाँ पर उन लोगों का इरादा ताउका को लूटकर उसकी जान लेने का था। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें जल्दी करना चाहिए, देखो वो जो लड़की थी वो अपने स्टेमिना के साथ ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगी, इसलिए हमें उसे भी पकड़ना है। और यहाँ पर पहले की तरह ही ये लोग उस लड़की के साथ गलत गलत चीजें करने की बात कर रहे होते हैं। और ये सुनकर अब ताउका, जो कि पहले डरने का नाटक कर रहा था, अब गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो आखिरी बार उनसे कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मत मारो। और ये सुनकर उनमें से एक बंदा ये कहता है, अच्छा तो तू चाहता है हम तुझे छोड़ दें। और ये कहने के बाद वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ताउका उसे एक ही झटके में पैरालाइज कर देता है। और तभी उसे ये समझ आता है कि उसकी ये यूनिक स्किल इंसानों पर भी काम करती है, बस उस भद्दी गॉडेस पे ये काम नहीं करती। और ये सब देखकर होली वाचर्स की भी यहाँ पर फट जाती है और यहाँ पर अपना भाई ताउका बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता, जिसके बाद वो सभी पर पॉइजन स्पेल का मैजिक कर देता है। और इन सब को निपटाने के बाद भी ताउका को और किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है। तो वहीं दूसरी तरफ लड़की भी अपने मन में कहती है कि अब वो होली वाचर्स की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रही है, लेकिन अब मैं किसी और की प्रेजेंस को फील कर पा रही हूँ। लेकिन ये जो भी है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट भी उससे डर रही है। और तभी अचानक वो कुछ महसूस करके अपने पीछे वाली झाड़ियों पर तलवार चला देती है और तभी वहाँ से पिगी मारू बाहर निकलता है और पीछे से आगे ताउका उस लड़की को पैरालाइज कर देता है। फिर ताउका कहता है कि मैंने तुम्हारे अटैक करने वाले इंटेंशन को सेंस कर लिया था, लेकिन ये इंटेंशन किसी और के इंटेंशन के साथ मिक्स था और यही जानने के लिए मैं तुमसे यहाँ पर बात करने आया हूँ। जो सुनकर वो लड़की पैरालाइज होने के बावजूद भी उन चारों होली वाचर्स के बारे में पूछती है, जो सुनकर ताउका थोड़ी सी दया दिखा देता है और अपने पैरालाइज स्पेल को उतना ही डिसेबल करता है जिससे वो लड़की थोड़ी सी बात कर सके। आगे ताउका कहता है कि माफ करना, मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करता, लेकिन मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम उन चारों से मिले थे? अगर मिले थे तो वो लोग अब कहाँ हैं? जिस पर ताउका कहता है, हाँ मैं उनसे मिला था, लेकिन मैंने अब उन लोगों को खत्म कर दिया है। और ये सुनकर लड़की का माथा भंड हो जाता है, क्योंकि वो चारों कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे, वो किंगडम के होली वाचर्स थे जिन्हें ताउका ने अकेले ही खत्म कर डाला। आगे वो लड़की कहती है कि मैं विश्वास तो करना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपनी सेंस का इस्तेमाल करके ये बता सकती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो और अब मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर ताउका कहता है कि मैं ये बात काफी अच्छे से जानता हूँ, ये डार्क फॉरेस्ट उसी किंगडम में पड़ता है जहाँ पर वो गॉडेस रहती है। और इतना कहते ही वो उस इनक्रिप्टेड पेपर का टुकड़ा उसे दिखाता है जो कि उसे एंजेलिन से मिला था, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है क्योंकि ये लड़की भी इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पा रही थी। लेकिन फिर वो कहती है कि मैं ऐसी विच को जानती हूँ जो कि एंशिएंट लैंग्वेज पढ़ सकती है। उसके पास इन फॉरबिडन एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ने का काफी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन एक दिक्कत है, वो ऐसी जगह पर रहती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। जिस पर ताउका कहता है कि मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे उसका पता बता दो। जिस पर वो लड़की कहती है कि वो विच लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर नामक जगह पर रहती है। तो वही इस लड़की की ऑनेस्टी और इसके बात करने का तरीका और इसके सेंसेस को देखकर ताउका को उसके आंटी की याद आ जाती है, जिसने ताउका को उसके स्टेप फादर से बचाया था। जिसके बाद ताउका उस लड़की को ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मेरे स्पेल का असर कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। लेकिन जाते जाते उसे लगता है कि वो लड़की जरूर उसका पीछा कर उस पर अटैक करेगी, इसलिए वो नन्हे पिगी मारू को उसके पीछे नजर रखने के लिए कहता है। जिस पर पिगी मारू एक सोल्जर की तरह हाँ में सल्यूट करते हुए जवाब देता है और अपने काम में जुट जाता है। तभी सीन कुछ लोगों की परछाई की तरफ शिफ्ट होता है जो कि वांटेड लोगों के पोस्टर को देख रहे होते हैं, जहाँ पर हम एक पोस्टर में एक एल्फ लड़की का पोस्टर को भी देखते हैं जो कि देखने में थोड़ी थोड़ी उसी लड़की की तरह दिख रही होती
होती है जिसे हमने अभी देखा था। जिसके बाद हमें तोका को दिखाया जाता है जो कि एक नई सिटी में आ जाता है और यहाँ पर गार्ड उसे रुका लेती है और वो उससे कहती है वैसे तो तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम हमारी सिटी के लिए कोई खतरा हो। और तोका कहता है मैं तो यार बस यहाँ पर घूमने आया हूँ और इसके बाद वो उसे अंदर जाने देती है। जिसके बाद तोका स्टे करने के लिए एक होटल में जाता है और वहाँ का जो बंदा होता है वो उससे भाई 2000 येन मांगता है वहाँ पे रुकने के लिए। और तोका सोचता है ये तो यार मेरे पे बिल्कुल भी दया नहीं कर रहे हैं। और फिर वो पूछता है अच्छा यार तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कपड़े धोने की जगह कहाँ पर है क्योंकि मेरे कपड़े काफी गंदे हो गए हैं। और उसको वो सिल्वर कॉइन दिखाता है और यहाँ पर इस बंदे के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। जिसके बाद वो उसे अपने साथ उस जगह पर लेके जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो नहा धो के तैयार हो जाता है और फिर वो बाहर मार्केट में आ जाता है ये देखने कि आखिरकार यहाँ की सिटी कैसी है। और वो ये कहता है कि ये सिटी तो विलेज सिटी से भी काफी अच्छी है और यहाँ की सिचुएशन देख के ये लग रहा था कि यहाँ के लोगों को ज्यादा मैजिक नहीं आता इसलिए यहाँ के लोग इतने ज्यादा नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पे उसे भूख लगने लगती है तो वो खाना खाने के लिए एक होटल में चला जाता है और जब वो होटल में खाना खा रहा होता है वो ये कहता है कि यार ये खाना तो काफी ज्यादा मस्त है। और साथ ही उसके पीछे कुछ लोग बैठे हुए बात कर रहे होते हैं मॉन्स्टर्स और एडवेंचरर के बारे में कि किस तरह कई कॉन्टिनेंट्स में जो मॉन्स्टर होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत से जो हीरोज हैं वो भी काफी अच्छे हैं। जिसके बाद तोका अपने रूम में चला जाता है और फिर उसके बाद वो स्लाइम को भी खाना खिलाता है और पिगी मारू को खाना खिलाने के बाद वो उससे कहता है कि अब हमें अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए। हमें उस इंसान को ढूंढना है जो कि इस फोरबिडन बुक को पढ़ सके। और तोका ने वहाँ पर अपना नाम हार्टी स्कूल बताया होता है और वो कह रहा होता है किसी न किसी तरह करके विच ऑफ टाउस के पास पहुँचना है। और तभी उसे वो बात याद आती है कि जब वो होटल में बैठा था तो कुछ लोग बात कर रहे थे। उनमें से किसी एक ने कहा था कि माइल सिटी के राजा ने एक कॉन्टेस्ट रखा है जिसमें एक डंजन में जाके एक मॉन्स्टर को मारना है और वहाँ पर कुछ चीज रखी है जिसे वहाँ से लेके आना है। और अगले दिन तोका राजा की उस मीटिंग में पहुँच जाता है जहाँ पर राजा उस मीटिंग में ये कह रहा होता है आप सबको मैंने यहाँ पर बुलाया और आप सबने मुझे अपना टाइम दिया इसके लिए शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ एक नया फ्लोर खुला है जिसके सबसे लास्ट फ्लोर में एक कप रखा हुआ है जिसका नाम है ड्रैगन आई चाइल्ड ली और जो भी उस कप को लेकर आएगा उसे 300 गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे और जो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो एक लाइन में आ जाए। और जैसे ही वो सब लाइन बनाते हैं वहाँ पर एक आवाज आती है। राजा का मंत्री एक लड़की को कह रहा होता है तुम यहाँ पर छुप रही थी और ये लड़की वही होती है जिसे हमने पहले देखा था और जिसे तोका ने बचाया होता है। और जैसी वो लड़की बोलती है तो वो मंत्री बोलता है अरे अरे तुम्हारी आवाज सुनकर तो मैं कुछ पहचान रहा हूँ, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है और साथ ही तुम भी बहुत अच्छी दिखती हो। वहाँ के लोग बात करने लगते हैं क्या ये वही है? वो लोग कहते हैं हाँ हाँ सेरास आसिरन ये नाइट्स की कैप्टन है जिसने अकेले 11 नाइट्स को बनाया है। और वो मंत्री इस लड़की को कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ इसलिए यहाँ पर मत छुपो और मैं सबको बताने वाला हूँ कि तुम एक एल्फ हो जो कि सेरास आसिरन है। और जैसे वो उसकी कैप को हटाता है वो देखता है उसके कान नॉर्मल है और वो कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं सेरास आसिरन नहीं हूँ, मेरा नाम मिस्ट ब्लूकस है। और ये देखकर वो मंत्री शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। इसके बाद फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर तभी हम देखते हैं ताउका वहाँ से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे कुछ हथियार खरीदने होंगे डंजन में जाने के लिए। तभी उसके पास वो लड़की मिस्ट आ जाती है और वो उससे बात करने लगती है। ताउका उससे बोलता है मैंने देखा कि कैसे वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे। वो लड़की कहती है हाँ ये तो मेरे साथ अक्सर होता रहता है, कई लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो ताउका कहता है अच्छा ठीक है, एक काम कर सकती हो, तुम मेरी गार्ड बन जाओ, तुम मेरी मदद करना, इसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। जिस पर वो कहती है ओके मैं इसके लिए मान सकती हूँ और मुझे ट्रैवल करने के लिए पैसों की जरूरत है। और फिर वो वहाँ जाती है और उसे कुछ हथियार दिलवा देती है जिससे ताउका खुश हो जाता है और उसके बदले उसे एक सिल्वर कॉइन देता है। तो वो कहती है थैंक यू और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ताउका उस डंजन में पहुँच जाता है और फिर वो देखता है कि उसके सामने से कई लोग भागे हुए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है। और फिर ताउका वहाँ पर जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है और उसके बाद उसके पीछे जो लोग आ रहे थे वो देखते हैं कि अरे इस मॉन्स्टर को किसने मारा और बड़ी बुरी तरीके से मारा है, क्या इसने सिर्फ एक चाकू से मार दिया, हमें तो इस पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। ताउका सोचता है कि मुझे इन लोगों से छुपकर रहना होगा और फिर वो आगे बढ़ जाता है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। इसके बाद वो रेस्ट करने लगता है। रेस्ट करने के बाद जब वो उड़ता है और जैसे अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं, वो इस सिटी के ही लोग होते हैं और वो लोग कहते हैं जब हम आ रहे थे तो हमने कई सारे मॉन्स्टर को मरा हुआ देखा, इसलिए हमें खतरा है कि यहाँ पर कोई बड़ा मॉन्स्टर ना हो जिसने छोटे छोटे मॉन्स्टर को मार दिया हो, क्योंकि तुमने तो इस मॉन्स्टर को नहीं मारा होगा। जिसके बाद वो उसे अपने साथ चलने के लिए पूछते हैं तो ताउका यहाँ पर मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे इस इनाम की जरूरत है इसलिए मैं आगे जाऊंगा। जिस पर वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है तुम आगे जाओ, अगर तुम्हें आगे और भी लोग मिले तो तुम
तुम उन्हें ये इन्फॉर्म कर देना। तो तोका कहता है ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। और वो सोचता है अरे यार मैंने गलती रेस्ट ले लिया। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और बहुत ही ऊपर तक पहुंच जाता है और लास्ट फ्लोर पर आके वो देखता है कि इस रूम में रखा होता है ड्रैगन आई चार्ली। और वो सोचता है अच्छा तो यही है वो प्रेजेंट जिसे राजा चाहता है और इसके बदले में वो उन्हें इनाम दे रहा है। और जैसे वो उस कप के पास जाता है उसके बगल में एक ड्रैगन की मूर्ति होती है। तोका सोचता है कि मुझे डाउट है अगर मैंने इसको उठाया तो ये ड्रैगन जाग जाएगा। तो तोका उसे उसी फॉर्म में पैरालाइज कर देता है और उस पे पॉइजन का अटैक भी कर देता है जिससे वो ड्रैगन उसी पोजीशन में मर जाता है। उसके बाद तोका उस ड्रैगन आई चार्ली को उठा लेता है और जैसे वो पीछे देखता है तो वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और मिस्टू से कहती है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुँची हूँ पर यहाँ पर तो आप आ चुके हो। जिस पर तोका कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें ये चाहिए था? वो कहती है हाँ मुझे चाहिए तो था। और इसके बाद तोका उसके पास जाता है और उसे ये कप दे देता है और वो कहती है अरे अरे ये कप आप मुझे ऐसे ही दे रहे हो, इसके बदले आपको कुछ चाहिए नहीं है क्या? और तोका जिस पर ये ड्रैगन आई चार्ली रखा होता है उसको देखने लगता है और कहता है कि हार्ट स्कूल बहुत ज्यादा दयालु है इसलिए उसने तुम्हें ये ऐसे ही दे दिया और तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तभी जो वो पत्थर था वो दो टुकड़ों में अलग हो जाता है और उसके नीचे एक दरवाजा खुल जाता है जिसे देखकर तोका खुश हो जाता है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि आप मुझे ये ऐसे कैसे दे सकते हो? जिस पर तोका कहता है कि इसे पाना मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे तो यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर को मारने आना था। और वो कहती है अच्छा ठीक है तो क्या मैं आपकी गार्ड बनकर वहाँ पर चल सकती हूँ और इसके बदले जो आपने मुझे दिया है इसका पे आउट भी कर सकूंगी। और यहाँ पर तोका कहता है इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सच में इन चीजों का पे आउट करना चाहती है। और तोका कहता है अच्छा ठीक है लेकिन हम एक डील करेंगे, हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे और सिर्फ एक असिस्टेंट और लीडर की तरह जाएंगे। जिस पर वो कहती है ठीक है और वो बोलती है अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जिस पर तोका कहता है ओके मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो दोनों नीचे चले जाते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्ट वहाँ पर मॉन्स्टर को अपनी तलवार से बहुत ही बेरहमी से मार रही होती है और ये देखकर तोका काफी ज्यादा उसकी तारीफ करता है। और तोका उससे पूछता है क्या तुम बता सकती हो कि गोल्डन आई मॉन्स्टर क्या होते हैं? और वो बताती है गोल्डन आई मॉन्स्टर वो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और दूसरी दुनिया से जो हीरोज आते हैं उनका लेवल अप करने के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरी दुनिया से आते हैं उन्हें ह्यूमंस को मारने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि उनसे भी कुछ मिल सकता है। जिस पर तोका कहता है अच्छा तो इसलिए वो जो होली वाचर्स थे उनको मारने पर मुझे कुछ नहीं मिला। इसके बाद तोका पूछता है जिनकी गोल्डन आई नहीं होती उनका क्या? वो कहती है हाँ वो काफी ज्यादा फैमिलियर होते हैं और बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं ह्यूमंस के साथ। और वो बोलती है इन सब के पीछे वो डीमन किंग है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है और ये सारे जितने भी गोल्डन आई मॉन्स्टर हैं वो सारे ही डीमन किंग से इन्फ्लुएंस हैं। जिसके बाद वो एक रूम में जाते हैं और वो कहता है कि चलो अब हमें आराम कर लेना चाहिए। तभी मिस्ट कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास हो रहा है और वो हमारे काफी ज्यादा करीब है। और जिस पर वो समझ नहीं पा रही होती है कि उनके पास कौन सा मॉन्स्टर है। तो तोका कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इसका एहसास हो रहा है। जिसके बाद वो अपने स्लाइम को बाहर निकालता है। वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये सेफ है? वो बोलता है हाँ एक बार तुम इससे मिलके तो देखो। और वो बताता है इसका नाम पिगी मारू है। और फिर वो पिगी मारू से मिलती है और अपना नाम बताती है। जिसके बाद उसे पिगी मारू पसंद आता है। और फिर तोका कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट कर लेना चाहिए, तुम बहुत दिनों से सोई नहीं हो। जिस पर वो कहती है नहीं मैं सोऊंगी नहीं। जिस पर वो कहता है अरे तुम्हें सो जाना चाहिए। वो कहती है अच्छा ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं सो जाती हूँ। इसके बाद जैसी वो लेटती है वो अपनी स्लीप स्किल का इस्तेमाल करके उसे सुला देता है। वो देखता है ये मुझसे झूठ बोल रही है, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है, यही है सेरस अशीर कैप्टन ऑफ नाइट्स। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होली वॉचर्स के पास कुछ 3 लोग खड़े होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इन होली वॉचर्स को किसने मारा होगा। तो उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि जरूर ये प्रिंसेस नाइट का काम होगा, उसकी जो स्किल है वो मुझे और भी इम्प्रेस करती जा रही है। उसके बाद हम मिस्ट को देखते हैं जो कि अब सो के उठ गई थी और उससे ऐसा लग रहा था कि ताउका ने अभी उसका असली रूप नहीं देखा है। वहीं ताउका भी यहाँ पर सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों बॉस रूम के बाहर चले जाते हैं और जैसे ही अंदर देखते हैं तो इनको अंदर कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी अचानक इनको एक आवाज आती है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं और तब ये लोग देखते हैं वहाँ की दीवारें तोड़ता हुआ स्केलेटन बॉस आ जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। मिस्ट ताउका को इससे लड़ने के लिए मना करती है और कहती है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं मिस्ट बताती है इस स्केलेटन किंग के चिन के नीचे जो चमकदार पार्ट है वही इसका वीक पार्ट हो सकता है। ताउका पूछता है तो फिर हम इसे कैसे हराएंगे? मिस्ट बोलती है अभी जो मैं स्किल यूज करने वाली हूँ प्लीज
प्लीज आप उसके बारे में किसी को भी मत बताना। जिसके बाद वो अपनी स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करने लगती है और उसकी पूरी बॉडी पर यहाँ पर आर्मर आ जाता है। और वहीं वो ताउका से कहती है अगर मैं वापस नहीं आ पाई तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये स्केलेटन किंग काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये स्केलेटन किंग भी यहाँ पर अपने अटैक को तैयार कर रहा होता है और ये देखकर ताउका भी इस बात को एग्री करता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी ताउका पैरालाइज और पॉइजन अटैक को एक साथ कर देता है, जिससे वो स्केलेटन किंग वहीं पर खत्म हो जाता है। और ये देखकर मिस्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद ताउका को वो चीज मिल जाती है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पिगीमारू ताउका को रुकाने लगता है और उसे किसी चीज के लिए कहने लगता है। जिसके बाद वो दोबारा वहाँ पर जाते हैं और उन्हें एक एग मिलता है। ताउका पूछता है क्या मुझे इस एग को रख लेना चाहिए, जिस पर पिगीमारू हाँ में सर हिलाता है। और अगले सीन में हम स्केलेटन नाइट्स को देखते हैं जो कि ताउका के बाकी क्लासमेट्स पे अटैक कर रहे होते हैं और ये उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। और तभी इस फाइट के बीच में हमें साकुरा नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसका इस फाइट में हाथ कट जाता है। और तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि उसकी मदद करने लगती है। और उसके बाद हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मीना होता है और वो इन स्केलेटन नाइट से लड़ने का डिसाइड करती है ताकि वो इन लोगों को बचा सके। तभी हम देखते हैं कि इनके साथ के कुछ और लोग आते हैं जो कि उन नाइट्स को काफी आसानी से हरा देते हैं। वहीं टॉपर फ्लैक्स मारता हुआ ये कहता है अभी इन बच्चों का इतना भी लेवल नहीं हुआ जो कि मेरे लेवल से मैच कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉपर का लेवल अब 24 हो चुका है। और इस तरफ हम किंग को देखते हैं जो कि मिस्ट को ड्रैगन आई कप लाने के लिए अप्रिशिएट करता है और उसे इनाम देने की बात भी कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ खड़ा हुआ ताउका ये सारी बातें देखता है लेकिन वो आगे चला जाता है। जिसके बाद मिस्ट ताउका के पास आती है और उसे बताती है कि कल किंग ने उसे अपने पैलेस में बुलाया है क्योंकि उसने ब्रेवरी का काम किया है, साथ में उसे कल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जिस पर ताउका कहता है इसका मतलब कल तक तुम फ्री हो। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज रात हम अकेले में बात करें, क्या तुम रात 8 बजे मेरे घर आ सकती हो। जिस पर मिस्ट हाँ में जवाब देती है। और उसके बाद हम अगले सीन में इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर ये आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं ताउका कहता है कि मिस्ट मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल विच तक पहुँचने के लिए उसे एक नाइट की जरूरत होती है और उसे ऐसा लगता है अगर उसके साथ कोई स्किल्ड नाइट होगा तो उसका मिशन आसान होगा। जिस पर मिस्ट बताती है उसे तो जोनाटो में जाना है, अगर वो गोल्डन डीमन जोन से जाती है तो उसका सफर आसान हो जाएगा। आगे ताउका कहता है सेरेस क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। जिस पर मिस्ट हाँ में जवाब देती है। लेकिन तभी मिस्ट को यहाँ पे रियलाइज होता है कि ताउका ने उसे उसके असली नाम से पुकारा है और वो यहाँ पर फंस चुकी है। जिस पर मिस्ट कहती है आखिरकार तुम्हें मेरी असलियत का पता लग चुका है। और ताउका बताता है कि उसे सुलाने वाला वो ही था क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए ताउका ने उसे अपने मैजिक से सुला दिया था। जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ गई थी और तभी से ताउका को ये पता लग गया था। और ताउका कहता है वैसे भी अगर तुम मेरे साथ ट्रैवल करोगी तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को छुपाने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि जब भी तुम सोओगी तुम्हारा असली रूप बाहर आ जाएगा, जिससे हमें दिक्कत भी आ सकती है। मिस्ट बताती है कि ये सारा कुछ मैं स्पिरिट की पावर से करती हूँ, लेकिन जब मैं सो जाती हूँ तब ये स्पिरिट ऐसे काम नहीं करती, जिस वजह से मेरा असली रूप बाहर आ जाता है। और मिस्ट यहाँ पे बताती है दरअसल होली वॉचर्स का जो ग्रुप है वो उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और अब हाँ जैसे आपने उनके 4 लोगों को मार दिया है तो मेरी जर्नी आसान हो जाएगी और उसके लिए मैं आपको थैंक्स भी बोलती हूँ। और ताउका कहता है तो चलो अब तुम्हें मेरे सामने अपना असली रूप छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर मिस्ट भी यहाँ पर एग्री करती है और वो कहती है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिस पर मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकती हूँ। और ये सुनकर ताउका को काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। जिसके बाद वो खुद भी अपना रियल नाम उसे बता देता है, लेकिन ताउका उसे ये नाम किसी के भी सामने यूज करने से मना करता है। जिसके बाद ये दोनों एक साथ ट्रैवल करने के लिए मान जाते हैं और आगे ताउका पेमेंट के तौर पर मिस्ट को ब्लू क्रिस्टल देता है, जो देखकर मिस्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि ये स्टोन मैं नहीं ले सकती, ये ब्लू ड्रैगन का स्टोन है और ये काफी ज्यादा कीमती है। और ये जो स्टोन है वो लेजेंडरी ब्लू आई ड्रैगन देता है जो कि काफी कम बार इस स्टोन को देता है और ये स्टोन काफी ज्यादा रेयर है, इतना कि ये नॉर्मल मार्केट में बिक भी नहीं सकता। और सच कहूँ तो इसका नाम ड्रैगन आई कप से भी काफी ज्यादा है, इसलिए मैं इस स्टोन को नहीं ले सकती। और ये कहने के बाद मिस्ट वो स्टोन ताउका को वापस कर देती है और ये सुनकर ताउका ये समझ जाता है कि सेरास का दिल काफी साफ है, इसलिए वो स्टोन उसे वापस दे देता है। और अगले सीन में हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। ताउका मिस्ट से पूछता है क्या तुम्हें फॉरबिडन मैजिक के बारे में पता है। मिस्ट यहाँ पे बताती है फॉरबिडन मैजिक
ऐसा मैजिक है जिसे गॉडेस ने यूज करने से मना किया है। और ये सुनकर ताओका समझ जाता है कि ये ऐसा मैजिक है जिससे गॉडेस को खतरा हो सकता है, इसलिए तो उसने इस स्पेल को बैन किया है। जिसके बाद मिस्ट किंग से इनाम लेने के लिए यहाँ से चली जाती है और ताओका भी अपना बनाया हुआ पोशन पिगीमारू पे यूज करने के लिए जंगल में आ जाता है। और अगले सीन में हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग सबको ये बता रहा होता है कि उसने एक मैजिशियन को बुलाया है जो कि इल्यूजन तोड़ने में काफी माहिर है, ताकि वो इस ड्रैगन आई कप की प्योरिटी को चेक कर सके। लेकिन उस मैजिशियन को देखकर मिस्ट यहाँ पे थोड़ी सी डर जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम ताओका को देखते हैं जो कि मिस्ट का 1 घंटे से बाहर वेट कर रहा होता है, लेकिन और टाइम बीतने के बाद भी मिस्ट बाहर नहीं आती। ताओका पिगीमारू से कहता है क्या हमने उसे पहचानने में कुछ गलती कर दी, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंस गई हो। और ये सोचकर वो दोनों उसे ढूंढने के लिए आगे जाने लगते हैं। और आगे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं जिनसे उन लोगों को ये पता लगता है कि सेरेस की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ गई है और अब उसके पीछे ड्रैगन नाइट्स पड़ चुके हैं और वो उसे बचने के लिए डार्क फॉरेस्ट में भाग गई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नाइट सेरेस को ढूंढ लेते हैं और वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सेरेस अपनी पावर का इस्तेमाल करके ड्रैगन को नीचे गिरा देती है। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि इल्यूजन टूटने की वजह से वो अपना रूप नहीं बदल पा रही है, साथ ही वो अच्छे से लड़ भी नहीं पा रही है। और ये लो रैंक ड्रैगनाइट्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं, तो हाई रैंक ड्रैगनाइट्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। और वो ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक ड्रैगन आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो यहाँ पर समझ जाती है कि ये तो बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। जिसके बाद वो असली मुसीबत को ढूंढ लेती है जिसका नाम गीजुन होता है। गीजुन सेरास को बताता है कि वो 5 ड्रैगनाइट्स जिसका मास्टर ओबान है उसका सेकंड कमांडर है। और वो सेरास को कहता है अब तुम मरने वाली हो, और इतना कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है। और सेरास कहती है मुझे तो लगा था तुम मुझे पकड़ने आए हो, लेकिन तुम तो मुझे मारना चाहते हो। जिसे सुनकर गीजन ये कहता है दरअसल हमें किसी अननोन पर्सन की तरफ से तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है। लेकिन यहाँ पे सेरास की सुंदरता को देखकर उसके इरादे खराब हो जाते हैं, जिसके बाद वो उसे नीचे गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है और कुछ करने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर तोका आ जाता है और आते ही वो ड्रैगन और नाइट्स को पैरालाइज कर देता है। उसके बाद वो उन्हें पॉइजन भी कर देता है। और सेरास पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। उसके बाद ताओका ड्रैगन और नाइट को स्लीप मैजिक से सुला देता है ताकि वो उनकी बातें ना सुन पाए। और ताओका कहता है मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और सेरास कहती है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा कहने के बाद वो उसे उसका जैम वापस कर देती है और बोलती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। लेकिन तभी ताओका उसे जैम से भरा हुआ पूरा बैग दे देता है और बोलता है तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा, मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा एक्सपर्ट कहीं नहीं मिलेगा। और इतना कहने के बाद वो सेरास को वहीं पे अनड्रेस होने को कहता है अबे भाई ये क्या कह रहा है। और वो कहता है कि माइल्स में सब लोग तुम्हें अब पहचान गए हैं, इसलिए तुम ये कपड़े चेंज कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और सेरास यहाँ पर पूछती है आखिरकार तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। तोका बताता है कि तुम मुझे पसंद हो, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और सीरियस में तोका को अपनी आंटी का ऑरा दिखता है और फिर तोका उस बंदे के पास जाता है और उससे पूछता है आखिरकार तुम सीरियस को मारने क्यों आए हो। तभी ऊपर से एक तलवार आती है और उस आदमी को वहीं पर खत्म कर देती है। और तभी वहाँ पर आते हैं ब्लैक ड्रैगन नाइट्स और ये लोग यहाँ पर देख के ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उनका लीडर कहता है मैं हूँ ह्यूमैनिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और मेरा नाम है सीविड कार्लेट। और कैसी हो सिरस आसिरन। और स्विफ्ट यहाँ पर कहता है कि हमने तुम्हारी डील करी है और हम तुम्हें बेचेंगे, और वो लोग चाहते हैं कि तुम उनको प्योर मिलो। और सीविड कार्लेट यहाँ पर बोलता है रुको जरा, मेरा इंटरेस्ट इस लड़की में कम हो गया है, अब मेरा इंटरेस्ट इस लड़के में है। और ये काफी ज्यादा ब्रेव लग रहा है क्योंकि इसकी आंखों में कोई भी डर नजर नहीं आ रहा है और ये ऐसी सिचुएशन में भी स्माइल कर रहा है और ये सोच रहा है कि सामने वाले से कैसे लड़ा जाए। और अगर ये गलत कदम उठाता है तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और फिर वो तोका से उसका नाम पूछता है और तोका यहाँ पर अपना नाम बताता है हार्डी स्कूल। और वो कहता है कमाल की बात है, क्या अब तुम्हें अपना नाम भी छुपाना पड़ेगा। और तोका सोचता है ये तो काफी ज्यादा तेज है, मुझे इससे संभल कर बात करनी होगी। और तोका बोलता है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें तो बस सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, तो तुम गॉडेस से क्यों नहीं लड़ते। सीविड कहता है उनके साथ हमारा रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है, मैं लड़ूंगा लेकिन उन लोगों से जिनको गॉडेस ने दूसरे वर्ल्ड से बुलाया है और वो उन्हें काफी ज्यादा ताकतवर बना देगी और उनसे लड़ने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पर तोका समझ जाता है कि अब मुझे इससे कैसे बात करनी है और वो अपने मन में ही कहता है मैं इससे झूठ तो बोलूंगा लेकिन वो झूठ
सच होगा। जिसके बाद वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम है तोका मेमोरी, और जिन हीरोज को गॉडेस ने यहाँ पर बुलाया है उनमें से ही मैं एक हूँ। और सीविड यहाँ पर चौंक जाता है और वो उससे पूछता है, आखिरकार तुम सबसे अलग क्यों घूम रहे हो? और तोका कहता है कि मुझे गॉडेस ने अलग पोजीशन दे रखी है और मुझे पूरी फ्रीडम है यहाँ से वहाँ घूमने की। और यहाँ पर तोका वही बात याद कर रहा होता है जब गॉडेस ने कहा था अगर वो उन खंडरों से बच जाता है तो वो फ्रीली कहीं भी घूम सकता है। और सीविड कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, फिर मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे लड़ूं, लेकिन जब तुम ताकतवर बन जाओगे, इसलिए अभी जाओ और ताकतवर बनो, उसके बाद मैं तुमसे लड़ूंगा। लेकिन हाँ, अभी मैं सीरास को लेकर जा रहा हूँ और उसे यहाँ से ले जाने के बाद मैं उसे मार दूंगा। और तोका कहता है, नहीं तुम इसको नहीं ले जा सकते क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है और ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करेगी और ये मेरी गार्ड है, तो मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। और सीविड कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे बदले मुझे अगर इसे माफ भी करना पड़े तो मैं इसे माफ कर दूंगा। और जैसे ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं, तोका उन पे अटैक करने वाला होता है। तभी वो पीछे मुड़कर चिल्लाता है, तोका मेमोरी। तोका उन सभी पर पैरालाइज और पॉइजन से अटैक कर देता है। जिसके बाद सीविड यहाँ पर चिल्ला रहा होता है, तोका तोका। दे गया ना भाई धोखा। और तोका की इन स्किल्स का इस्तेमाल करने के बाद भी सीविड यहाँ पर हिल रहा होता है और तोका ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, ये दूसरी बार है जब मेरे पैरालाइज अटैक करने के बाद भी कोई हिल पा रहा है। और तब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं और सीविड नीचे से ही कह रहा होता है कि तुम लोग इसके पास मत आना, तुम लोग इस पर ऊपर से ही अटैक करो, अगर तुम लोग इसके पास आए तो ये तुम्हें भी खत्म कर देगा। और तोका यहाँ पर कहता है, इन लोगों को क्या लगा था कि मैं ये नहीं कर सकता? मेरी स्किल्स में दो कमी है, जब तक कोई मेरे एरिया में नहीं आ जाता मैं उस पर अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और दूसरा मुझे अपनी स्किल का इस्तेमाल करने में मेरी एमपी का यूज करना पड़ता है और उसे बर्न होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और तभी हम देखते हैं कि पिगी मारू अपने बहुत सारे हाथ निकाल लेता है और उन सभी ड्रैगन नाइट्स को पकड़ लेता है। जिसके बाद तोका अपनी पैरालाइज और पॉइजन स्किल का इस्तेमाल करके उन सभी को नीचे गिरा देता है और वो बताता है, अगर पिगी मारू मेरे साथ है तो मैं किसी पे भी हमला कर सकता हूँ। इसके बाद उसका लेवल यहाँ पर अप हो जाता है और उसे यहाँ पर कुछ नई स्किल्स भी मिलती है। और उसकी पहली नई जो स्किल होती है उसका नाम होता है नीडल, जिससे वो किसी को भी मरने पे मजबूर कर सकता है। और दूसरी होती है डार्क स्किल। डार्क स्किल का यूज करके वो किसी की भी आंखों के सामने अंधेरा ला सकता है और उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा। जिसके बाद वो इस स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद सभी लोगों की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो कुछ भी नहीं देख पाते। और तोका यहाँ पर कहता है कि इन लोगों ने सिरास के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है और वो इसे बेचने की भी सोच रहे थे और काफी कुछ उल्टा सीधा भी बोला है, तो मुझे इन पे अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे यहीं के यहीं मर जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें बाकी सारे हीरोज को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम नाटन होता है और वो कहती है, जब तक गॉडेस यहाँ पर नहीं है तब तक मैं आप सभी को ट्रेनिंग कराऊंगी। और तभी उस लड़की के पास अमाड आता है और वो कहता है, अरे बच्ची, तुझे क्या लगता है कि तू हमसे ज्यादा पावरफुल है? तू इतनी पतली दुबली, तू कैसे हमें ट्रेन कर सकती है? और वो लड़की कहती है, तुम मुझे इतना भी ज्यादा कमजोर मत समझो। जिसके बाद वो काफी तेजी से उस पर अटैक करती है और उसको एक ही झटके में बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहती है, तो चलिए अब आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाया जाए। और अगले सीन में हमें सिरास और तोका को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिरास तोका को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन तोका कहता है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। और वो कहती है कि अब मैं आपके रिवेंज में आपका साथ दूंगी और आप मेरी स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हो। तोका कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। और वो कहती है कि मैं आपके दिए हुए ब्लू ड्रैगन स्टोन्स को भी एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ। और वो कहती है कि आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है और आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं इसके लिए पे जरूर से करूंगी। और तोका भी यहाँ पर कहता है, अच्छा ठीक है, जितनी तुम मेरी मदद कर रही हो मैं भी इसका पे जरूर से करूंगा। फिर हम एक खंडर के पास कुछ सिपाहियों को देखते हैं जिन्हें एक स्टोन मिला होता है और वो ये डिसीजन लेते हैं कि वो इसे अपने पास रखेंगे और किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। और दूसरी साइड हम मेमोरी को देखते हैं जो कि अपने लिए एक मास्क ले रहा होता है और ये मास्क उस पर काफी ज्यादा सूट कर रहा होता है और वो कहता है कि चलो अब मैं भी गॉडेस की तरह एक विलन बन चुका हूँ। फिर हम मैग्नार किंगडम को देखते हैं जहाँ पर सिग्मस किंग ये कह रहा होता है, ब्लैक ड्रैगन मारा गया, इसे तो साइरस ने ही मारा है। वही दूसरा किंग ये कहता है, वहाँ पे काफी ज्यादा खून था, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें साइरस का भी खून होगा और हो सकता है शायद वो उसमें मारी गई। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे बातें करने लगते हैं और गॉडेस कहती है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ब्लैक ड्रैगन नाइट को किसने मारा? क्योंकि वो हमारा काफी इम्पोर्टेंट आदमी था और हमने उन्हें चुना था ग्रेट डीमन एम्परर को मारने के लिए, लेकिन वो खुद ही मारे गए। ये तो काफी हैरान
घबराने की बात है। अगर हम इस चीज के बारे में बात करें तो सही होगा। और जो दूसरी दुनिया से हीरो आए हुए हैं वो लोग इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तभी सिग्मस के पास उसका एक सिपाही आता है और वो उससे बताता है हमें एक ग्रुप मिला है जो कि दावा कर रहा है कि उन्होंने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है और उनका नाम अशीटो है। और इस तरफ हम मेमोरी और साइरस को देखते हैं। साइरस यहाँ पे कहती है अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम जल्द ही गोल्डन डीमन जोन पहुँच जाएंगे। फिर मेमोरी साइरस से पूछता है आखिरकार ये कौन सी जगह है। साइरस उसे बताती है कि यहीं पर सारी फाइट होती है और जो यहाँ पर फाइट करते हैं उन्हें ब्लड फाइटर कहते हैं। जिसके बाद ये लोग एक जगह पर खाना खाने चले जाते हैं। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि साइरस ने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है और कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि आशीटो ने उसे मारा है। और मेमोरी साइरस से पूछता है आखिरकार ये अशीटो कौन है। साइरस उसे बताती है ये लोग वो हैं जो कि इस चीज का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है। जिसके बाद मेमोरी उन लोगों के पास चला जाता है जो कि इसके बारे में बात कर रहे थे और कुछ खाना भी ऑर्डर कर देता है। और फिर वो उनसे पूछताछ करने लग जाता है और उनसे कहता है बताओ तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। वो लोग बताते हैं हमें ऐसा लगता है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट को फॉरबिडन विच ने मारा है, लेकिन 10 सालों से उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन बस उसे एक ही आदमी ने देखा है जिसका नाम स्पीड है। अरे भाई आइसो स्पीड है क्या? जू। तभी हम देखते हैं कि स्पीड वहाँ पर आ जाती है और वो लोग बोलते हैं तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि वो यहीं पर आ गई और वैसे ये एक ब्लड फाइटर है। फिर मेमोरी उससे बात करने लगता है क्या तुमने फॉरबिडन विच को देखा है। और स्पीड यहाँ पे मना करने लगती है कि ये सब अफवाह है, मैं गोल्डन डीमन जोन गई थी लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला और वैसे भी वहाँ पर कोई ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। और वो उससे पूछती है आखिरकार तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। और वो कहता है कि मैं स्कॉलर बनने के लिए ये सब कर रहा हूँ। और स्पीड इसे सलाह देती है अभी तुम जवान हो तो इन चीजों में मत पड़ो। जिसके बाद साइरस और मेमोरी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और साइरस कहती है मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड झूठ बोल रही है, उसने जरूर से फॉरबिडन विच को देखा है। और फिर ये लोग आइडिया लगाने लगते हैं वो कैसे स्पीड से सारी बातें निकलवा सकते हैं। साइरस उसे बताती है कि वो एक ब्लड फाइटर है तो जरूर वो किसी के अंडर काम कर रही होगी और वो उसकी गुलाम होगी। अगर हम किसी तरह उसे आजाद करा दे तो हो सकता है कि वो हमें सारी बातें बता दे। जिसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और पिगी मारू को यहाँ पे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। जिसके बाद मेमोरी गोडेस के बैग से खाना निकालता है, पिगी मारू को भी देता है, साथ में साइरस को भी। और यहाँ पर इनको ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। और इस तरफ हम स्पीड को देखते हैं जो कि एक बच्ची से मिल रही होती है और वो उससे वादा करती है कि वो उसे जरूर से छुड़वा लेगी। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेमोरी साइरस को बता रहा होता है स्पीड जब यहाँ पर आई थी उसने पहली बारी में ही काफी लोगों को हरा दिया था, इस वजह से उसने काफी नाम कमाया और कल उसका फाइनल मैच है जिसके बाद वो अपने आप को आजाद करा लेगी। लेकिन साइरस उसे बताती है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, स्पीड ने अपने आप को काफी पहले ही आजाद करा लिया था लेकिन अब वो एक बच्ची के लिए फाइट कर रही है ताकि वो उस बच्ची को आजाद करा सके। और मेमोरी कहता है ये तो हमारे पास चांस है जिससे हम स्पीड को अपनी तरफ कर सकते हैं। साइरस कहती है जो भी ताकतवर फाइटर होता है वो आखिरी मैच में मर ही जाता है और ये हर बार होता है। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात वो स्पीड से मिलेंगे। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब ये स्पीड से मिलते हैं। स्पीड उनसे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बताया तो है मुझे कुछ नहीं पता। और मेमोरी उससे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे ऐसा पता लगा है कि तुम्हारा जो ओनर है लास्ट फाइट में तुम्हें मार देगा। स्पीड कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कल जरूर से फाइट करूंगी और फाइट करके उस बच्ची को छुड़वा लूंगी। मेमोरी कहता है जैसा तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तुम्हें मार देगा। स्पीड उससे कहती है तो हम कर भी क्या सकते हैं, अगर हम यहाँ से भागेंगे बाहर गार्ड हमारा वेट कर रहे होंगे और वो ही हमें मार देंगे। मेमोरी कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, हम तुम्हारा साथ देंगे यहाँ से भागने में और जो लोग हमारे रास्ते में आएंगे हम उनको मार देंगे। जिसके बाद हम फॉरबिडन विच के पास जाएंगे। और स्पीड कहती है गोल्डन डीमन जोन में काफी ज्यादा मॉन्स्टर होंगे, अगर हम वहाँ पर गए भी तो वो हमें मार देंगे। मेमोरी कहता है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ब्लैक ड्रैगन नाइट को मैंने ही मारा है। और स्पीड को उसकी बात पे यकीन नहीं होता और उसे ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। और मेमोरी कहता है नहीं मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जिसके बाद वो उसे यकीन दिलाने के लिए उसे पैरालाइज कर देता है। और स्पीड ये कह रही होती है आखिरकार मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। और मेमोरी कहता है देखा ये है मेरा मैजिक और ऐसे ही मैंने ब्लैक ड्रैगन नाइट को मारा है। और साइरस भी यहाँ पे बताने लगती है कि वो लोग उसका पीछा कर रहे थे और मेमोरी ने आके उसकी जान बचाई। लेकिन स्पीड यहाँ पे मना कर देती है कि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं करूंगी और मैं कल जरूर फाइट करूंगी और उस फाइट को जीत के उस लड़की को बचाऊंगी। मेमोरी उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा ओनर अपनी बात पे नहीं रहता और वो अब भी तुमसे झूठ कह रहा है।
और वैसे मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदले तो हम तुम्हें दूसरी साइड पे मिलेंगे जहाँ से हम भाग सकते हैं। फिर अगले सीन में हम स्पीड को देखते हैं जिसे मेमोरी की बातें याद करके नींद नहीं आ रही होती है और फिर वो अपने ओनर के रूम की तरफ चली जाती है जहाँ पे इसका ओनर किसी से बात कर रहा होता है और ये छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। और उसका ओनर ड्यूक ये कह रहा होता है, मैं कल स्पीड को मार दूंगा क्योंकि मैं अपने गुलामों को आजादी नहीं दे सकता, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये मेरी शान के खिलाफ है। और ये बात सुनकर स्पीड काफी ज्यादा चौंक जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पीड मेमोरी के पास पहुंच जाती है और मेमोरी उसे कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, तो चलो अब हम उस बच्ची को बचाते हैं। फिर अगले सीन में हम उस बच्ची को देखते हैं जो कि एक जगह पर काम कर रही होती है और उसकी ओनर उसे काफी ज्यादा मारती है। तभी वहाँ पर स्पीड आ जाती है और उसके ओनर से कहती है, बस करो, अब हम इस बच्ची को लेकर जा रहे हैं। और ये औरत यहाँ पे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। और स्पीड इस बच्ची को लेके यहाँ से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद यहाँ पे मेमोरी आता है और वो उस औरत से कहता है, बस करो, इन आंसुओं से सिर्फ तुम स्पीड को ही पागल बना सकती हो, लेकिन मेरे सामने ये नहीं चलेगा। और मुझे पता है कि तुमने काफी गलत काम किए हैं, तो इसलिए अब इसकी सजा भुगतो। जिसके बाद मेमोरी उसे पॉइजन कर देता है। जिसके बाद मेमोरी अपनी टीम के पास पहुंच जाता है और ये लोग घोड़े पे सवार होकर यहाँ से जाने लगते हैं। साइरस मेमोरी से कहती है, तुम काफी अच्छे हो, तुमने इनकी मदद करी। मेमोरी कहता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैंने इन लोगों की मदद इसलिए करी ताकि मैं भी इनसे फायदा उठा सकूँ। फिर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन कुछ देर चलने के बाद इनको कुछ लोग दिखते हैं और मेमोरी पूछता है, आखिरकार इन लोगों ने हमें कैसे ढूंढ लिया। स्पीड बताती है कि जब वो यहाँ पर आ रही थी उसे मोजीनों ने देख लिया था। और मेमोरी कहता है, अब हमें एक प्लान बनाना होगा ताकि हम इनसे बच के निकल सकें। जिसके बाद ये लोग घोड़ों पर आग लगाकर उन्हें भगाने लगते हैं और वहाँ के लोग उसका पीछा करने लगते हैं। और मेमोरी अब कहता है, मुझे ऐसा लगता है वहीं पर अशिंटो है, तो अब हम प्लान के हिसाब से उन्हें मारेंगे और स्पीड तुम इस बच्ची के साथ रहना। तभी हमें अशिटो ग्रुप को दिखाया जाता है जिसका बॉस यहाँ पे कह रहा होता है, हम इस फॉरेस्ट में जाके उन लोगों को पकड़ लेंगे। और फिर उसे ऐसा फील होता है मेमोरी और उसके साथी यहीं पर हैं और वो कहता है, जो लोग भी अभी छुपे हुए हैं वो सीधा मेरे सामने आ जाओ, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी साइरस वहाँ से बाहर आ जाती है और अशिंटो ग्रुप का बॉस उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हारे ट्रैप में फंस जाएंगे? ये इतना भी आसान नहीं है। और वैसे तुम हो कौन और तुमने ये मास्क क्यों लगाया है? और अशिंटो ग्रुप का बॉस ये कहता है, हमें स्पीड और वो बच्ची वापस कर दो। साइरस उससे कहती है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो चलो मेरे पीछे। लेकिन उनका बॉस अंदर जाने से मना कर देता है और वो कहता है, हम अंदर नहीं जाएंगे, मुझे पता है कि ये तुम्हारा ट्रैप है, इसलिए तुम्हें स्पीड और उस लड़की को यहीं पर लेकर आना होगा। और हाँ, कोई चालाकी नहीं, अगर तुमने हमारे साथ चालाकी की तो हम तुम्हें कर्ज कर देंगे। और हमने ब्लैक ड्रैगन नाइट को भी कर्ज किया है। साइरस कहती है, लेकिन उसको तो हमने मारा है। जिसके बाद वो अपना मास्क हटा लेती है और उनका बॉस कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने लोगों को अपनी तरफ करने के लिए ऐसा झूठ बोला। और वो उससे कहता है, तुम हमें ज्वाइन कर लो। जिसके बाद साइरस अपने पैरों पर बैठ जाती है और वहाँ पर एक रोशनी कर देती है और तभी मेमोरी भी यहाँ पर पहुँच जाता है और सभी लोगों को पॉइजन करके उन्हें पैरालाइज कर देता है। और फिर मेमोरी उनसे कहता है, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वो उन लोगों को खत्म कर देता है। जिसके बाद मेमोरी देखता है ड्यूक के लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी स्पीड उसके पास आ जाती है और कहती है, हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। जिसके बाद वो उन लोगों को मारने चले जाते हैं और मेमोरी एक एक करके सभी को पैरालाइज कर रहा होता है। लेकिन मेमोरी ज्यादा लोगों को यहाँ पे पैरालाइज नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा होते हैं। जिसके बाद वो अपने मैजिक से सभी लोगों को अंधा करना स्टार्ट कर देता है और स्पीड उन्हें एक एक करके मार रही होती है। और लास्ट में यहाँ पे बस ड्यूक बचता है और वो कहता है, मैं दोबारा से आऊंगा और तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। लेकिन मेमोरी उसे भी पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद स्पीड उसे मार देती है और यहाँ पे उर्जा किंगडम का किंग वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अशिंटो ग्रुप मर गया, अब मैं गॉडेस को क्या जवाब दूंगा। जिसके बाद हम नियंत्रण और सोगू को देखते हैं जहाँ पर नियंत्रण सोगू को ट्रेन कर रही होती है और सोगू उससे पूछती है, आखिरकार तुम मुझे ट्रेन क्यों कर रही हो? नियंत्रण कहती है, तुम मुझे मेरी छोटी बहन जैसी लगती हो। सोगी कहती है, तुम तो काफी अच्छी हो। नियंत्रण उसे कहती है, मैं तुम्हें इसलिए ट्रेन कर रही हूँ क्योंकि तुम आगे जाकर काफी अच्छी बन सकती हो। जिसके बाद हम मेमोरी की टीम को देखते हैं जो कि गोल्डन डीमन जोन पहुँच चुके हैं और स्पीड मेमोरी की मदद से वहाँ पर एक मैप बना लेती है और वो बताती है फॉरबिडन विच की लोकेशन यहाँ पर है, इसलिए हमें यहाँ से होकर जाना होगा।
फिर हम गॉडेस को देखते हैं जो कि अपने हीरो से कह रही होती है, तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लेवल को अप करा है, लेकिन तुम्हें अपनी स्किल्स को और भी इम्प्रूव करना चाहिए। और वो कहती है बहुत ही जल्दी ग्रैंड डीमन एम्परर रिलीज होने वाला है और तुम वहाँ पर अपना लेवल अप कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गॉडेस नियंत्रण से कहती है हीरोज को प्रैक्टिकल कॉम्बैट स्किल्स की जरूरत है और अगर उन्होंने आगे कंटिन्यू करना है तो उन्हें लेवल अप भी करना होगा और इसीलिए हम गोल्डन डीमन जोन जा रहे हैं। इसके बाद हम मेमोरी और उसके साथियों को देखते हैं जो कि आगे जा रहे होते हैं। वहीं लिस सारा सामान को उठा लेती है। वो लोग उससे पूछते हैं ये तो काफी भारी होगा। लिस उन्हें मना करती है नहीं ये इतना भी भारी नहीं है। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें सामने एक डीमन दिखता है और मेमोरी उसे पैरालाइज करके पॉइजन कर देता है और उसकी स्किन काटने लगता है। स्पीड ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मेमोरी कहता है हम इसकी स्किन से फॉरबिडन आइटम बना सकते हैं और मेमोरी साइरस को एक बुक देता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती है। फिर हम इन्हें देखते हैं ये एक रिवर को क्रॉस करके आगे जा रहे होते हैं, लेकिन जब लिस रिवर को क्रॉस कर रही होती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन पिगीमारू उसे बचा लेता है। लेकिन भाई साइरस वो इस रिवर में गिर जाती है और फिर मेमोरी उसे अपना कोड दे देता है। जिसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक इनके सामने एक और डीमन आ जाता है और मेमोरी यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो इस बार पिगीमारू का इस्तेमाल नहीं करेगा। जिसके बाद वो खुद ही अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है और इस डीमन को ढेर कर देता है और मेमोरी इस डीमन की भी स्किन काटने लगता है और साइरस यहाँ पे बताने लगती है वो इससे पिगीमारू के लिए स्ट्रेंथनिंग पोजीशन बनाएगा। फिर उन्हें दोबारा से एक डीमन का एहसास होने लगता है और पिगीमारू मेमोरी के बैग की तरफ इशारा करने लगता है जिसमें एक अंडा रखा होता है और जैसे ही इस अंडे को बाहर निकालते हैं इसमें से एक हॉर्स का बच्चा बाहर निकलता है जो कि एकदम से ही काफी बड़ा हो जाता है और साइरस बताती है ये माना एग्जॉर्ब करने वाला घोड़े का बच्चा है। जिसके बाद ये हॉर्स मेमोरी को प्यार करने लगता है और मेमोरी भी उसके ऊपर हाथ रख देता है। तभी साइरस देखती है वहाँ पर एक ऑर्गन लगा हुआ है जिसकी मदद से ये माना को एग्जॉर्ब करता है। जिसके बाद मेमोरी उस हॉर्स के अंदर अपना माना डालने लगता है और देखते ही देखते ये हॉर्स काफी बड़ा हो जाता है और अब ये हॉर्स और माना मांग रहा होता है। जिसके बाद मेमोरी 10,000 पॉइंट का माना उसके अंदर डाल देता है। जिसके बाद ये हॉर्स काफी बड़ा हो जाता है और ये देखकर मेमोरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि हमारे पास एक और साथी हो गया है और मेमोरी अब उसे उसकी पिछली फॉर्म में आने के लिए कहता है और इसका नाम ये लोग स्ले रखते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम हीरोज को देखते हैं जो कि बैठे होते हैं। वहीं ओयामाडा किनाहारा से कह रहा होता है आखिरकार तुम परेशान क्यों हो। किनाहारा बताता है ये लोग हमें छोटे बच्चे समझते हैं जैसे कि हम कुछ नहीं कर सकते, असल में हम काफी ज्यादा ताकतवर हैं। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डीमन किनाहारा की तरफ आ रहे होते हैं। वहीं गार्डियंस उन्हें कहते हैं तुम इनका सामना नहीं कर सकते, इनको हम देखते हैं और गार्डियंस इन डीमन को मार देते हैं। किनाहारा कहता है ये बस इतना ही नहीं है, पीछे और आ रहे हैं और इनको मैं संभालूंगा। जिसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सभी डीमन को एक ही झटके में मार देता है और अब वो कहने लगता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हें मेरा कहना मानना होगा क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ। फिर हम मेमोरी और उसके साथियों को देखते हैं जो कि एक रोशनी को देख रहे होते हैं जहाँ पर किनाहारा ने उन डीमंस को मारा होता है और मेमोरी कहता है ये रोशनी तो गॉडेस की तरफ से आ रही है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेमोरी के साथी सारे सो के उठे होते हैं और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि मेमोरी यहाँ पर नहीं है। जैसे वो बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि मेमोरी ने यहाँ पे काफी ज्यादा डीमंस को मारा है और ये देखकर वो काफी खुश होते हैं। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। मेमोरी लिस से पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। लिस कहती है नहीं हमें डरने की क्या जरूरत है, तुम तो हमारे साथ हो और अब तो हमारे साथ स्ले भी है। और फिर आगे चलने पर उन्हें एक दरार दिखती है। मेमोरी कहता है ये रास्ता हमें फॉरबिडन विश तक ले जा सकता है। जिसके बाद ये आगे जाने लगते हैं। यहाँ पे स्पीड उन सभी का शुक्रिया अदा कर रही होती है क्योंकि उनकी वजह से ही वो वहाँ से भाग पाई। और तभी हम देखते हैं कि स्पीड के ऊपर एक डीमन होता है जिसे स्पीड एक ही झटके में मार देती है। मेमोरी कहता है अच्छा हुआ कि स्पीड डे से मार दिया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये डीमन अपने बाकी साथियों को सिग्नल भेज रहा होता है और मेमोरी कहता है अब हमें तैयार रहना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डीमन आने वाले हैं। और अब स्पीड सबसे कहने लगती है इन डीमंस को मैं देखूंगी, तुम सारे यहाँ से चले जाओ। लेकिन मेमोरी कहता है मैं यहाँ पे बॉस हूँ तो ऑर्डर मेरा चलेगा, इन डीमंस को मैं संभालूंगा और साइरस इन सभी को लेकर तुम आगे बढ़ो। और यहाँ पे हमें हीरोज को दिखाया जाता है जिनकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो रखी होती है। और यहाँ पे मेमोरी पिगीमारू से कहता है सभी डीमंस को सिग्नल भेज दो कि वो हमारी तरफ आए और वो स्ले को भी बाहर निकाल कर उसके अंदर काफी ज्यादा माना भर देता है। जिसके बाद वो उस पे सवार होकर आगे बढ़ने लगता है। मुझे पता नहीं कि मैं उन सारी डीमंस को हरा भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो पिगीमारू के साथ मर्ज हो जाता है।
फिर हमें हीरोज को दिखाया जाता है जहाँ पर यासु के 2 साथी मर जाते हैं और सुगी आगे उससे पूछती है आखिरकार तुम्हारे साथी कैसे मर गए, तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया। यासु कहता है हमेशा एक बड़ा रैंकर अपने आप को बचाता है और ये लो रैंकर थे इसलिए ये अपनी गलती की वजह से मर गए। सोगी उसे कहती है क्या मतलब ये मर गए, अगर तुम ए रैंक के हो तो तुम्हें इन्हें बचाना चाहिए था। और यासु कहता है क्या तुम मुझे नीचे दिखाना चाहते हो ये सब कहकर, क्योंकि तुम एस रैंक की हो। और सोगी कहती है मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें इन्हें बचाना चाहिए था, इन लोगों की मरने की वजह ये खुद है। जब मेमोरी खंडर में जा रहा था तो ये लोग उसे भी ताने दे रहे थे और जब मैं दूसरी दुनिया में था ये लोग मेरा भी मजाक बनाते थे, इसलिए ये अपनी गलती की वजह से मरे हैं क्योंकि ये लो रैंक के हैं। और तभी वहाँ पर किनिहारा आ जाता है और वो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, अपनी जगह भूलो मत, तुम अभी जाकर ए रैंक के हुए हो लेकिन असली दुनिया में तुम्हें पता है कि तुम क्या थे और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी लोगों से ताकतवर हो। और यासु किनिहारा को कहता है अगर तुम एस रैंक के हो तो फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसके बाद वो अपनी स्किल अनलॉक कर लेता है और किनिहारा कहता है तुम सच में पागल हो चुके हो। और यासु से कहता है तुम एस रैंक के हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पास इनहेरिट स्किल नहीं है, वहीं हमारी टीम में एक बी रैंक का है जिसके पास इनहेरिट स्किल है, इसका मतलब ये है कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तभी ओयामाडा उस पे हमला करने लगता है लेकिन किनिहारा उसे रोक देता है, अभी लड़ने का टाइम नहीं है, मैं इन्हें ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। और दूसरी तरफ हम स्पीड और बाकी सबको देखते हैं जहाँ स्पीड साइरस से ये कह रही होती है मैं जा रही हूँ मेमोरी की मदद करने, उसने अभी तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है और जब से वो गोल्डन डीमन जोन में आया है वो एक बार भी नहीं सोया है और उसने अपने मैजिक की मदद से हम सबको सुलाया है, इसलिए मैं जा रही हूँ उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद स्पीड मेमोरी की मदद करने के लिए निकल जाती है और यहाँ पे हम मेमोरी को देखते हैं जिसके पीछे सारे ही डीमन पड़े होते हैं और मेमोरी कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा मैजिक काफी जल्दी खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ न कुछ करना होगा, अगर मैं किसी तरह बिग डीमन को मार दूं तो हो सकता है मेरा काम बन जाए। जिसके बाद वो बिग मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और उसे पैरालाइज करके मार देता है, जिस वजह से मेमोरी का मैजिक काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो कहता है मेरे पीछे और भी काफी बड़े मॉन्स्टर आ रहे हैं, अगर वो मेरे रेंज में आए तो मैं उन्हें भी मार दूंगा और इससे मेरा मैजिक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसके बाद वो और भी डीमंस को मारने लगता है और इससे उसे और भी मैजिक मिल रहा होता है। जिसके बाद वो आगे बाकी डीमंस को मारने के लिए जाता है लेकिन तभी वो स्ले से नीचे गिर जाता है और ये देखकर सभी डीमंस उसकी तरफ आने लगते हैं लेकिन वो पिगी मारू की मदद से उन सभी को पैरालाइज और पॉइजन करके मार देता है और अब सारे ही डीमंस मर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम किसी मियाँ को देखते हैं जिसने एक डीमन को मारा होता है और ये काफी ज्यादा डरी हुई होती है और तभी यहाँ पे स्पीड आ जाती है और वो कहती है मुझे इसकी हेल्प करनी होगी। और तभी वहाँ पे इत्सुकी आ जाती है जो कि स्पीड पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये किसी मियाँ को मारने के लिए आई है और वो स्पीड को काफी ज्यादा हार्म कर देती है। और यहाँ पे साइरस लिस से कह रही होती है तुम मास्टर की फिक्र मत करो, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो सारे ही डीमंस को मारकर वापस आ जाएंगे। और इस तरफ स्पीड और इत्सुकी लड़ रहे होते हैं और स्पीड ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि इत्सुकी का हर बार काफी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है और वो स्पीड को मारने वाली होती है लेकिन उसकी बहन आकर उसे रोक लेती है कि ये एक डीमन नहीं है, इसे मत मारो। इत्सुकी पूछती है अगर ये डीमन नहीं है तो फिर ये बात क्यों नहीं कर रही और उसकी बहन कहती है तुमने अपनी स्वॉर्ड से इसके गले के ऊपर हमला किया है जिसकी वजह से ये बोल नहीं पा रही है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और फिर वो स्पीड से पूछते हैं आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं अपने मास्टर को ढूंढने के लिए आई हूँ। इत्सुकी उसे कहती है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मास्टर काफी पावरफुल है जो कि डीमन से भी लड़ सकते हैं। और स्पीड कहती है हाँ वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। और इस तरफ हम मेमोरी को देखते हैं जो कि सारे ही मॉन्स्टर को मार रहा होता है लेकिन तभी अचानक उसके पास काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है लेकिन यहाँ पे मेमोरी इसे भी अपने मैजिक से मार देता है और फिर हम देखते हैं कि पिगी मारू की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और मेमोरी उसे कहता है तुम अब आराम करो, आगे मैं देखता हूँ। लेकिन तभी वो एक ह्यूमनाइड डीमन को देखता है जिसके बाद वो स्लेब पर सवार होकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन वो डीमन भी इनका पीछा कर रहा होता है और तभी अचानक वो अपनी लेजर से इन पे अटैक कर देता है लेकिन मेमोरी उससे बच जाता है। और अब मेमोरी एक प्लान बनाता है और जैसे ये डीमन उस पे हमला करता है मेमोरी वहाँ से गायब हो जाता है और ये डीमन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार मेमोरी कहाँ गया। और तभी मेमोरी ऊपर से आता है, उसे पैरालाइज करके पॉइजन कर देता है जिसकी वजह से ये डीमन यहीं पर मर जाता है। मेमोरी कहता है तुम कितने भी तेज क्यों ना हो लेकिन मुझसे ज्यादा तेज नहीं हो और अभी तक जो तुम सोच रहे थे ये सारा मेरा ट्रैप था जिसमें स्ले और पिगी मारू भी मेरा साथ दे रहे थे। और तभी अचानक उस पे एक डीमन अटैक करने वाला होता है लेकिन स्पीड आकर उसे बचा लेती है। मेमोरी उसे देखकर कहता है
आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वैसे मुझे पता था तुम मेरे पीछे जरूर आओगी। और भाई मेमोरी और उसके साथी काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, तो स्पीड उन्हें उठाकर चलने लगती है और वो मेमोरी को बताती है कि रास्ते में उसे हीरोज मिले थे, लेकिन उसने उनको मेमोरी के बारे में कुछ नहीं बताया। जिसके बाद ये वापस अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं और साइरस और लिस इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर ये सारे लोग एक जगह पर चले जाते हैं आराम करने के लिए और स्पीड उन सबसे कहती है तुम सब आराम करो और आज मैं गार्ड ड्यूटी करूंगी। और यहाँ पे मेमोरी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके साइरस को सुला देता है। फिर हम कासिमा, इस्सू और उसकी सिस्टर को देखते हैं, जहाँ पर उसकी सिस्टर कहने लगती है तुम आसागी के ग्रुप में क्यों हो, सोगी के ग्रुप में क्यों नहीं? और काशिमा कहती है मुझे आसागी ने बचाया था इसलिए मैं उसके ग्रुप में हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अब सुबह हो गई है और मेमोरी और उसके साथी आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे साइरस मेमोरी से ये कह रही होती है मैं तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आई, मुझे माफ कर दो। और मेमोरी कहता है इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, तुमने हमारा काफी साथ दिया। और फिर ये लोग चलते चलते विच के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें मैजिक सील दिखाई देती है, लेकिन उनमें से कुछ सील्स टूटी हुई होती हैं। जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं विच की मैजिक सील से एक गोलम एक्टिवेट हो जाता है और वो उन पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन मेमोरी उसे पैरालाइज कर देता है और वो कहता है मैं इसे नहीं मानने वाला, वरना विच हमारे खिलाफ भड़क जाएगी। जिसके बाद उन्हें आगे एक घर दिखता है जिसके अंदर ये सारे लोग चले जाते हैं और उस घर में एक डोर होता है जिसे ओपन करने के लिए काफी मैजिक की जरूरत होती है। तभी मेमोरी अपने मैजिक को उसमें भरने लगता है, जिसकी मदद से ये डोर ओपन हो जाता है और ये इसके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद ये एक न्यू ही वर्ल्ड में होते हैं और ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहीं पर फॉरबिडन विच होती है। और मेमोरी मन में सोचने लगता है ये वही है और ये मुझे बुक ऑफ फॉरबिडन का स्पेल सिखा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मैं गॉडेस को हरा सकता हूँ। और यहाँ पे हम गॉडेस को देखते हैं जो कि ये कह रही होती है जल्दी से जल्दी सभी हीरोज को बुला लो क्योंकि ग्रेट डीमन एम्परर आ रहा है। और यहाँ पे फॉरबिडन विच ये कह रही होती है मेरा नाम एरिका एनरवल है और मैं वही फॉरबिडन विच हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और मेमोरी यहाँ पे कहता है बस तुम इंतजार करो गॉडेस, अब मैं तुमसे वो सारा कुछ छीन लूंगा जो भी तुम्हारे पास है। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।